बच्चों को जन्म तो माँ देती है, बच्चों की परवरिश में अपनी सारी जिंदगी लगा देती है, लेकिन बच्चों के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ बाप के पास होता है। औरत आज भी मजबूर है आदित्य। क्योंकि मैंने मीनाक्षी को अच्छी तरह से भड़का कर रखा हुआ है और मीनाक्षी ने ये बात साफ साफ कह दी है कि वो अपनी जान दे देगी, लेकिन योगेश से सगाई नहीं करेगी। ये काम तो राजवीर और वो कर रहे हैं ना, लेकिन आपको मेरा एक और काम करना होगा। तैयारी सगाई की नहीं बल्कि शादी की करनी होगी। मीनाक्षी, मारिए माँ, मारिए मुझे। जहर पीकर मरने से तो अच्छा है कि मैं आपके हाथों ही मर जाऊं। हेलो। हाय आदित्य, कहाँ हो तुम? कहूँगा मीनाक्षी, वहीं हूँ। माँ जी से मुलाकात हुई थी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और माँ ने जो जवाब दिया वही बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। क्या कहा है माँ जी ने? कल शाम को मेरी सगाई होने वाली है, लेकिन माँ ने कहा है कि अब कल सुबह तुम्हारी और मेरी शादी होगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो सच है आदित्य। मैंने कहा था ना कि माँ मेरी खुशियों को उजड़ने नहीं देंगी। जब पापा ने माँ की बात नहीं सुनी तो माँ ने ये फैसला लिया है। मीनाक्षी, तो तुम्हारे पापा कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं तो हमारी शादी क्यों होने देंगे? इस शादी के बारे में किसी को पता ही नहीं लगेगा आदित्य। कल सुबह ही तुम्हारी और मेरी शादी होगी। लेकिन कहाँ? वो तुम्हें माँ ही फोन करके बताएंगी। फिलहाल माँ ने तुम्हें खबर करने के लिए कहा था, तुम भी अपनी तरफ से तैयार रहना। बस ये तो तय है कि कल तुम्हारी और मेरी शादी हो रही है। ठीक है मीनाक्षी, माँ जी को मेरी तरफ से भी थैंक यू कहना। उन्होंने तुम्हें ही नहीं मुझे भी नई जिंदगी दी। माँ तो जिंदगी ही देती है आदित्य। बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि इस बात का पता किसी को भी ना लगे, वरना हमारे प्यार के दुश्मन बहुत हैं। ठीक है मीनाक्षी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। ओके, बाय आदित्य। मुझे पता चला है लगन कि बलदेव सिंह मीडिया वालों से भी मीटिंग कर रहे हैं, यानी मीडिया वालों से भी रिश्ते बनाने की तैयारी चल रही है। रिश्ते क्यों नहीं बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री जी? अब तो वो यही चाहेंगे कि हर न्यूज चैनल पर 8,000 करोड़ का मुद्दा छाया रहे। कहीं इसमें आचार्य की मिलीभगत तो नहीं है? अब इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आचार्य जी का फोन है। नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्कार मुख्यमंत्री जी, कैसे हैं आप? अब कैसा हूं आचार्य जी, ये आप देख ही रहे हैं। नई नई परेशानियां, नई नई दुश्वारियां सामने आ रही। दुश्मन सिर पर चढ़ा है और मेरी मजबूरी ये है कि दुश्मन को दोस्त बनाने का कोई जरिया मेरे पास नहीं। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन आपका दुश्मन बना हुआ? अब खुलकर नाम लेना भी तो अच्छा नहीं है ना। मैं आपको फोन करने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन फिर सोचा कि आप सगाई की तैयारियों में बिजी होंगे, आपके पास बात करने का वक्त हो या ना हो। मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि 8,000 करोड़ का मुद्दा अब और भी गर्म होता जा रहा है। वो तो मैं भी देख ही रहा हूं आचार्य जी, और सच तो ये है कि इस मुद्दे को जानबूझकर उठाया जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री जी, सवाल नहीं है कि ये मुद्दा अनजाने में उठा है या किसी ने जानबूझकर उठाया है। सवाल यह है कि 8,000 करोड़ का ये मामला
हमारी सत्ता के दौरान हुआ है और इस बात को लेकर हमारी सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं आचार्य जी? अगर मुद्दा उठा है तो इसकी जांच के लिए कमीशन बिठा दिया जाएगा। कमीशन जांच करेगा और इसका सच और झूठ सामने आ जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री जी, कमीशन खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा ये तो बात की बात है, मगर मुझे ये लगता है कि भ्रष्टाचार का ये मुद्दा आने वाले विधानसभा सेशन में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला है। ये तो मैं भी समझ रहा हूं आचार्य जी। देखिए मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस मुद्दे से जुड़े जितने भी जवाब आपके पास हैं वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता के सामने रखिए, ताकि हमारी पार्टी और सरकार की छवि और खराब ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कह रहे थे आचार्य जी? भाई उस 8,000 करोड़ को लेकर सवाल उठा रहे थे और वो चाहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने जवाब दूं, जबकि फिलहाल जवाब देना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी, ये सवाल पार्टी के बाहर ही नहीं, पार्टी में भी उठेगा। जिन विधायकों ने भ्रष्टाचार किया है वो तो चुप रहेंगे और जिन्होंने नहीं किया है वो तो सवाल उठाएंगे ना। बलदेव सिंह की साजिश तो यही है ना, विधायकों को मेरे खिलाफ करना। वो विधायकों को तोड़ना चाहते हैं। बात आगे बढ़े और विधायक सवाल खड़ा करें, उसके पहले ही आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए और उन्हें अपने पक्ष में कर लेना चाहिए। विधायक निवास पर कुछ विधायक ठहरे हुए हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं। शायद इसी मसले पर बात करना चाहते हैं। मैं उनसे मिलकर आता हूं। ठीक है मुख्यमंत्री जी, आइए। अब देखिए, लाइटिंग में कितना टाइम लगता है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि पूरा शहर देखे। हाँ, वो आप फिक्र मत करिए, मैं करवा दूंगा, लेकिन लाइटिंग और डेकोरेशन कल शाम के पहले ही हो जाना चाहिए, याद रखिए। ठीक है। सोनाली, सोनाली तुम यहां क्या कर रही हो? अरे तुम्हें तो ज्यादा से ज्यादा वक्त मीनाक्षी के साथ होना चाहिए ताकि तुम उसके दिमाग से आदित्य की यादें हटा सको। सोनाली, एक बात अच्छी तरीके से समझ लो कि पापा को खुश करने का ये सबसे बढ़िया मौका है। राजवीर, माँ जी अपनी जिद पर अड़ी है, इसलिए उन्हें समझाने का क्या असर होगा। और मीनाक्षी, उसे मैं समझाने के लिए गई थी, लेकिन वो अभी तक सगाई के लिए राजी नहीं हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस बात का ख्याल रखना कि कहीं इज्जत बढ़ाने के चक्कर में इज्जत गंवानी ना पड़ जाए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या वो दोनों चुपचाप सगाई के वक्त का इंतजार कर रहे होंगे? ऐसा कभी कोई करता है क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि माँ जी किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच रही है। क्या उन्हें पापा जी की इज्जत और मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं? ये कोई एक राह तो चुननी होगी। या तो उन्हें पापा जी को मना लेना चाहिए या मीनाक्षी को मना लेना चाहिए, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर मामला क्या है। बात तो तुम ठीक कह रही हो राजवीर, असल बात सोचने वाली तो ये है कि कल तक जो आदित्य मीनाक्षी को भगाकर ले जाने को तैयार था, तो क्या ये सगाई के वक्त का इंतजार कर अपने घर में चुपचाप आंसू बहा रहा होगा? नहीं राजवीर, तुम्हें पापा को समझाना चाहिए कि जब तक घर के मामले सुलझ नहीं जाते, उन्हें सगाई की तारीख को टाल देना चाहिए। नहीं सुना, तुम नहीं समझती कि ये सगाई होना कितनी जरूरी है, और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि ये सगाई पूरी शान और शौकत के साथ हो। लेकिन तुम जो कह रही हो वो बात भी ठीक है। माँ और मीनाक्षी की खामोशी के पीछे कुछ तो बात है। तुम ये चाहते हो कि पूरे शान और शौकत के साथ ये सगाई हो,
और मैं ये चाहती हूँ कि सगाई इस तरह टूटे, बलदेव सिंह की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। शारदा, शारदा, 8,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं भी मीडिया वालों से मिलकर आ रहा हूं। देखो, मीडिया वाले जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस बार विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे पहले तुम्हें सवाल उठाना है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार हुआ है तो ये सवाल मुझे ही नहीं बल्कि सबको उठाना चाहिए। ऐसी किसी भी बात को लेकर समझौता तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रदीप कहाँ है? मैंने उसे सगाई की तैयारी के लिए भेजा था। उनके सर में दर्द था इसलिए मैंने छुट्टी दे दी। वैसे भी इन तैयारियों से कोई मतलब नहीं था। क्यों अपने सम्मान के दुश्मन बन रहे हैं आप? इस जमाने में बेटी का गला दबाकर उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। मुझे तो अब ये लगने लगा है शारदा कि ऐतराज मीनाक्षी को नहीं बल्कि तुम्हें है। हाँ, मुझे इतराज है क्योंकि मैं समझ चुकी हूं ये रिश्ता नहीं एक सौदा है। राजनीति में रास्ते बनाने के लिए सौदा कर रहे हैं आप, लेकिन मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं होने दूंगी। शारदा, आज तक मैं आपको नहीं समझ रही थी, लेकिन अब अच्छी तरह समझने लगी हूं, क्योंकि यही शायद समझने का वक्त है। आप चाहे कुछ भी कहें, आप जीते हैं सिर्फ राजनीति के लिए। आपके लिए राजनीति ही सब कुछ है। आपके लिए सत्ता और पावर ही सब कुछ है। आपकी नजरों में मेरा क्या, अपने औलाद की भी खुशी की परवाह नहीं है। हाँ, यही सच है। सुनना चाहती हो ना तुम? तो सुनो। मेरे जैसे राजनीतिज्ञ सचमुच पावर के लिए जीते हैं, सत्ता के लिए जीते हैं, राजनीति के लिए जीते हैं, क्योंकि उनका नाम उनकी औलाद नहीं रोशन करती, वो खुद करते हैं। कौन सा नाम, कौन सा सम्मान दिला सकती हो तुम मुझे? कुछ नहीं दिला सकती शारदा, कुछ नहीं। और मेरे जैसे राजनीतिज्ञ बस यही सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूं। मेरी औलाद चाहे जितना भी नाम कमा ले, नाम उनका होगा, मेरा नहीं। मुझे अपना नाम खुद बनाना है, और चाहे जो कुछ भी हो जाए, राजनीति की शीर्ष पर पहुंचना है मुझे। और मैं पहुंचूंगा शारदा, पहुंचूंगा मैं। सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच कह रहे हैं। वरना ऐसा कभी नहीं होता कि बेटी के आंसुओं का असर भी आप पर ना हो। ऐसा नहीं होता कि वो मरने की बात करती और उसका भी असर आप पर नहीं होता। तुम समझना चाहती हो ना, तो बस यही है राजनीति शारदा। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा। बेटा, कल तुम्हारी और मीनाक्षी की शादी होनी है। पूरी तैयारी से आना। और जो एक बार राजनीति की शीर्ष पर विराजमान होते हैं, वो कभी मरकर भी नहीं मरते। अपना नाम खुद रोशन करते हैं। उनके नाम पर गली और चौराहे के नाम लिखे जाते हैं। उनके नाम पर हॉस्पिटल खोले जाते हैं, आश्रम खोले जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोले जाते हैं। इसी तरह तो नाम रोशन होता है हम राजनीतिज्ञों का। कोई ये नाम हमें दे नहीं सकता, और तुम्हें भी वही रास्ते पर चलना होगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम अपने लिए रास्ता नहीं बना सकोगी। अरे 20 साल गुजर जाएंगे रास्ता बनाते बनाते। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है। मेरे नाम ने तुम्हें रास्ता बताया है शारदा, मेरे नाम ने। और शारदा, तुम मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश मत करो। अब तुम इसे मेरी जिद समझो या जुनून। मैंने जो कह दिया
सो कह दिया। मीनाक्षी की शादी योगेश के साथ ही होगी और ये तुम अच्छी तरह से समझ लो। क्या बात है मुख्यमंत्री जी, विधायकों से बात हुई? हाँ, बात तो हुई। दरअसल वो मुझसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारी पार्टी के हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा छूट नहीं दी गई, जबकि जो दूसरी पार्टी के विधायक हैं उन्हें ज्यादा छूट दी गई। ओह, कितना मुश्किल है लल्लन, इतने सारे विधायकों को संभालना। एक को खुश करो तो दूसरा नाराज हो जाता है, और ईमानदार कौन है इसका पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। बस मौके पे चौका सब लगाते। आप उन विधायकों को जितनी अच्छी तरह से नहीं जानते, उससे ज्यादा अच्छी तरह से तो बलदेव सिंह जानते हैं। और उन्हें भड़काने के लिए बलदेव सिंह ने ही उनके कानों में ये बात डाली होगी कि पार्टी के बड़े नेता उनकी कदर नहीं करते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। यही कहना था उनका कि पार्टी की नजर में उनकी अहमियत कतई नहीं है, जबकि जो दूसरी पार्टी के विधायक हैं उनकी अहमियत खूब है, उन्हें तमाम छूटें दी जा रही हैं। अब आपको करना तो यही पड़ेगा कि उन्हें भी छूट देनी पड़ेगी और उनके लिए फंड भी जारी करनी पड़ेगी। मैंने उन्हें आश्वासन देने की कोशिश तो की है, लेकिन उन्हें भी पता है कि भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आ चुका है, इसलिए वो अब ज्यादा फायदा नहीं उठा सके। कई विधायकों ने तो मना ही कर दिया कि उन्हें अब कोई आश्वासन नहीं चाहिए। बलदेव सिंह का खेल शुरू हो चुका है। आपको किसी विधायक के बारे में नहीं, बल्कि सिर्फ बलदेव सिंह के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की जड़ में बलदेव सिंह है जो आपकी जड़ों को खोदना चाहते हैं। अब आपको ये सोचना है कि उन्हें कैसे जड़ से उखाड़ कर फेंका जा सकता है कि वो कभी आपके खिलाफ इस तरह की साजिश करने के लायक ही ना रहे। जो मैं सोच रहा हूं, मेरी औलाद चाहे जितना भी नाम कमा ले, नाम उनका होगा, मेरा नहीं। मुझे अपना नाम खुद बनाना है, और चाहे जो कुछ भी हो जाए, राजनीति की शीर्ष पर पहुंचना है मुझे, और मैं पहुंचूंगा शारदा, पहुंचूंगा मैं। तुम समझना चाहती हो ना, तो बस यही है राजनीति शारदा। और जो एक बार राजनीति की शीर्ष पर विराजमान होते हैं, वो कभी मरकर भी नहीं मरते, अपना नाम खुद रोशन करते हैं। उनके नाम पर गली और चौराहे के नाम लिखे जाते हैं। इसी तरह तो नाम रोशन होता है हम राजनीतिज्ञों का। कोई ये नाम हमें दे नहीं सकता, और तुम्हें भी वही रास्ते पर चलना होगा जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम अपने लिए रास्ता नहीं बना सकोगी। अरे 20 साल गुजर जाएंगे रास्ता बनाते बनाते। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है, मेरे नाम ने तुम्हें रास्ता बताया है शारदा, मेरे नाम। और शारदा, तुम मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश मत करो। सचमुच आज मीनाक्षी के पापा की जबान पर सच्चाई आई ही गई। आज उन्होंने जो राजनीति की परिभाषा मुझे समझाई है, क्या सचमुच यही राजनीति है? हाँ, शायद यही सच है, यही राजनीति की परिभाषा है। इसीलिए इन जैसे लोग राजनीति करते हैं, जो सचमुच इनके लिए बीवी, बच्चे, परिवार, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो देश का क्या होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। अगर सबकी नीयत में सत्ता और पावर ही रह जाए, ये किसी एक आदमी की सोच हो सकती है, देश की नहीं। लेकिन मुझे
सबकी खुशियों के बारे में सोचना है। अगर मैं अपनी ही बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकी तो देश की दूसरी बेटियों के साथ क्या इंसाफ कर पाऊंगी। मीनाक्षी की शादी आदित्य के साथ होगी और होकर रहेगी। खामोशी तूफान का परिचायक होती है। सोनाली की बात में दम तो है कि मीनाक्षी और मां की खामोशी का कुछ ना कुछ मतलब जरूर है। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा। बेटा, कल तुम्हारी और मीनाक्षी की शादी होनी है। पूरी तैयारी से आना। और हाँ, किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मैं मीनाक्षी को लेकर वहां पहुंच जाऊंगी और तुम 9 बजे से पहले पहुंच जाना। आज कई दिनों के बाद मीनाक्षी को खुश देख रही हूं मैं। जिंदगी एक भंवर है। सुबह 9 बजे तक वहां पहुंच जाना। पूरी तैयारी पहले से वहां हो चुकी है। लेकिन माँ जी, शादी कहाँ पर होगी? कहाँ पहुँचना है मुझे? पुरानी शिव मंदिर में। आज रात को ही वहां पूरी तैयारियां हो जाएंगी। तुम्हें जो भी तैयारी करनी है ना, वो कर लेना। और हाँ, किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। मैं मीनाक्षी को लेकर वहां पहुंच जाऊंगी और तुम 9 बजे से पहले पहुंच जाना। आज कई दिनों के बाद मीनाक्षी को खुश देख रही हूं मैं। लेकिन माँ के लिए ना, बेटी की शादी एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। लेकिन मैं और मीनाक्षी इस खुशी के बारे में इस घर में किसी से जाहिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को शक ना हो जाए। और तुम भी किसी को मत बताना। ठीक है माँ जी। देखो बेटा, सुबह 9 बजे से पहले पहुंच जाना मंदिर। मैं पहुँच जाऊँगा। नमस्ते। खुश रहो बेटा। इस पेड़ को ही काटना होगा जिसके छांव के तले सब कुछ हो रहा है। लेकिन वजह कुछ और सामने आनी चाहिए, ताकि कोई सोच भी न सके कि ये हमारी चाल थी। ये काम करने के बाद तुम्हें पुलिस से भागना नहीं, बल्कि पुलिस के पास जाकर सरेंडर करना है। ठीक है? ताकि कोई सवाल खड़ा ना हो। सबको ये लगना चाहिए कि बदला लेने के लिए ही तुमने उसे मार दिया।